Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. As you know that we are discussing about Gilgit-Baltistan Environmental Protection Act 2014. अभी तक हमने इससे पहले वाली वीडियोस में सेक्शन 26 तक वन बाय वन उसके सब सेक्शंस और सेक्शंस को डिटेल में डिस्कस किया। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सेक्शन 27 से लेके 38 तक, जो कि आज के इस वीडियो जो है लास्ट वीडियो होगी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के हवाले से। इसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिस्कस किया था, उसके मुख्तलिफ सेक्शंस को। इसके टोटल 38 सेक्शंस हैं। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम जो गिलगित बल्तिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसको हम कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 27 है आज का जो सेक्शन है। सेक्शन 27 डील करता है अपील्स फ्रॉम ऑर्डर ऑफ द इन्वायरमेंटल कोर्ट, यानी कि जो इन्वायरमेंटल कोर्ट की तरफ से किसी के अगेंस्ट कोई डिसीजन आता है तो वो जो ऑफेंसर है या जिन्होंने वायलेट किया है, जिसके अगेंस्ट जो डिसीजन आया है, उसको भी ये राइट हासिल है कि वो जो है 30 दिन के अंदर अपील दायर कर सकता है, अपील टू द चीफ कोर्ट। ठीक है, चीफ कोर्ट के अंदर 30 दिन के अंदर उस फैसले के 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपील कर सकता है, अपना जो डिसीजन आया है उसके अगेंस्ट जो है उसके लिए अपने जस्टिफिकेशन दे सकता है। एन अपील अंडर सेक्शन 1 शैल बी हेयर्ड बाय द ग्रीन डिवीज़न बेंच ऑफ द चीफ कोर्ट। और चीफ कोर्ट का जो डिवीज़न होगा, ग्रीन डिवीज़न बेंच जो इन्वायरमेंटल कोर्ट बना है, वो उस पे काम करेगा, उस पे डिसाइड करेगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 28। सेक्शन नंबर 28 में है जी ज्यूरिडिक्शंस ऑफ ग्रीन कोर्ट्स। जो ग्रीन कोर्ट्स बनी हैं इस एक्ट के मुताबिक, उसकी ज्यूरिडिक्शंस क्या होंगी। तो इसमें टोटल 3 सब सेक्शंस हैं और सेक्शन इसका 1 कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स but subject to the provisions of this act, all contraventions punishable under subsection 2 of section 21 shall exclusively be triable by the green courts designated as such by the chief court। यानी कि इसकी जुरिडिक्शंस में ये है कि जो प्रोविजंस हैं एक्ट के अंदर, जो ग्रीन कोर्ट्स ने जो पावर इसको डिजिग्नेट किए हैं, डेलीगेट किए हैं, उसके अंदर जो सेक्शन नंबर इस एक्ट का 21 है उसके अंदर जितने भी सब सेक्शंस हैं वो पनिशेबल हैं। अगर कोई वायलेट करता है सेक्शन 21 के अंदर पेनल्टीज़ हैं तो उसके ऊपर पेनल्टीज़ होंगी, जो कोर्ट जो है उसके लिए पेनल्टीज़ करेगा। ठीक है, ए ग्रीन कोर्ट शैल बी competent to impose any punishment specified in subsection 2 and 4 of section 21। यानी सेक्शन 21 के अंदर जो भी प्रोविजंस हैं वो उसके मुताबिक उसको सज़ा दे सकता है, उसको पनिशमेंट दे सकता है। सेक्शन 21 के अंदर पेनल्टीज़ हैं, अगर कोई वायलेटर है, कोई ऑफेंसर है तो उसको जो है वो पेनल्टीज़ फाइन करेगा उसको। Now come to the section 29. Section 29 appeals from orders of the green court। ठीक है, जो ग्रीन कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया है उसके अगेंस्ट जो है विद इन 30 डेज़ के अंदर ये उसको राइट हासिल है कि जिसके अगेंस्ट डिसीजन आया है वो 30 डेज़ के अंदर जो है अपना अपील कर सकता है सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में। ठीक है, जो चीफ कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन आया है उसके अगेंस्ट सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में वो क्या है अपील करेगा। और ये जो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में अपील करेगा, इसका जो डिसीजन आएगा, चाहे उसके अगेंस्ट आए चाहे उसके हक में आए, ये फाइनल डिसीजन होगा। उसके बाद वो कहीं पे अपील नहीं कर सकता। ये प्रोविंस की बात हो रही है, ये प्रोविंशियल लेवल पे जो है सुप्रीम अपीलेट कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा, उसके बाद वो आगे अपील नहीं कर सकता। नाउ कम टू सेक्शन 30 सेक्शन में है पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसके अंदर इसके 4 सब सेक्शंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है कहीं पे, उसकी जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो है सबमिट हुई है कंसर्न एजेंसी को,
तो उसका एक कंपोनेंट ये है कि वो उसकी पब्लिक हेयरिंग कराए इन द लार्जर इंटरेस्ट, और जो कम्युनिटी है या जो पब्लिक है उनके जो कंसर्न्स हैं उस प्रोजेक्ट के हवाले से, उनको जो पब्लिक है उनको ऑन बोर्ड लेने के लिए, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको बेहतर अंदाज में सुनने के लिए ये ज़रूरी है कि इस एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न है कि वो पब्लिक हेयरिंग करे। उसका तरीक़ेकार ये होगा कि जो कंसर्न एजेंसी जो है उस प्रोजेक्ट की डिटेल के साथ कहाँ पे होगी पब्लिक हेयरिंग, उसकी लोकेशन, वेन्यू, टाइमिंग करके जो है वो एडवर्टाइज़ करे, यानी कि जो न्यूज़पेपर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में पब्लिश करे उस प्रोजेक्ट के हवाले से विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। उस टाइम के अंदर जो है वो अपने जो कंसर्न्स हैं उनके जो रिजर्वेशंस हैं या उनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो रिटर्न फॉर्म में कंसर्न एजेंसी को सबमिट कराए कि इतने दिन के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड में। और पब्लिक हेयरिंग के बाद ताकि जो बेहतर तरीके से जो पब्लिक के कंसर्न्स हैं उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको ऑरली सुनने के बाद ताकि उसको फिर जो भी उनकी तरफ से जो फीडबैक आएगा, उनकी तरफ से जो सजेशंस होंगी या ग्रीवेंसेस होंगे या उनके जो कंसर्न्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर सकें बेहतर अंदाज में। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन ये निहायत ही ज़रूरी है जो सेक्शन 30 के अंदर आता है, ताकि जो पब्लिक की तरफ से जो कंसर्न्स हैं उनको बेहतर तरीके से उनको समझ सकें और उनके ग्रीवेंसेस को इनकॉर्पोरेट कर सकें। Now come to the section number 31 of Gilgit-Baltistan Environmental Protection Act 2014 access to information। और ये भी एक पब्लिक को राइट हासिल है कि वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की जो आईईज़ या ईआईएज़ होती हैं जो फाइल हुई होती हैं कंसर्न एजेंसी में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की, उस हवाले से वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। ये इस एक्ट के अंदर प्रोविज़न है कि पब्लिक को राइट हासिल है कि वो इंफॉर्मेशन ले सकती है, सिर्फ चंद या सिवाय सर्टेन इंफॉर्मेशन के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है उसकी तरफ से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि ये वाली इंफॉर्मेशन आपने पब्लिक नहीं करनी है, ये कॉन्फिडेंशियल रखनी है, तो उसके अलावा बाकी तमाम इंफॉर्मेशन या ऐसी सिक्योरिटी के हवाले से या पब्लिक के इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से या नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है तो वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। इसके अलावा बाकी तमाम इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स की आईईईआईएस के हवाले से डिटेल इंफॉर्मेशन जो है कंसर्न एजेंसी से ले सकते हैं। ये इनको राइट हासिल है, इस एक्ट के अंदर प्रोविज़न है सेक्शन 31 के अंदर। एसेस टू इंफॉर्मेशन जो है इंफॉर्मेशन की एसेस उनको दिया जाए, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। सेक्शन नंबर 32 पावर्स टू डेलीगेट, यानी कि इसमें प्रोविज़न है कि जो कंसर्न एजेंसी है वो अपने प्रोविंस के अंदर किसी भी दूसरी एजेंसी को, किसी भी दूसरी लोकल काउंसिल को या बॉडी को अपने पावर्स डेलीगेट कर सकती है विद इन द एक्ट के अंदर। जो प्रोविज़न्स हैं जो प्रिस्क्राइब्ड किए हुए हैं रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक सर्टेन पावर्स डेलीगेट कर सकती है। जो लोकल प्रोविंस के अंदर लोकल बॉडीज़ होती हैं, लोकल एजेंसीज़ होती हैं या लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, उनको अपने पावर्स डेलीगेट कर सकते हैं। उसमें सर्टेन कंडीशंस हैं कि इस पावर्स को डेलीगेट करने से जो उनकी परफॉर्मेंस है एक्सरसाइज करने में उसमें कोई हिंड्रेंस ना हो, तो इसके अलावा जो है वो अपने पावर्स को डेलीगेट कर सकती है। सिर्फ ये ख्याल रखा जाए कि जो कंसर्न एजेंसी है उसकी जो पावर्स और परफॉर्मेंस में ऐसा कोई हिंड्रेंस ना आए उनको फंक्शन करने में, ताकि जो पावर्स डेलीगेट हों वो सही से उस पर काम कर सके। अब आते हैं सेक्शन नंबर 33 में है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी में ये है कि नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल बी अगेंस्ट द गवर्नमेंट काउंसिल
अगर अगेंस्ट हों किसी गवर्नमेंट कौंसल के, द एजेंसी के और द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एजेंसी, अगर कोई मेंबर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज़, एक्सपर्ट्स, एडवाइजर्स, कमेटी और कंसल्टेंट्स, green courts or any other person for anything which is in good faith done or intended to be done under this act or its rules and regulations, ये indemnity होगा उसके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट कौंसल है या एजेंसी है या डायरेक्टर जनरल है या जो मेंबर्स हैं, ऑफिसर्स हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको इंडेमनिटी होगा। सेक्शन 33 ये कहता है। नाउ सेक्शन नंबर 34, सेक्शन नंबर 34 ड्यूज रिकवरेबल एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी कि जो ड्यूज रिकवरेबल हैं एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो एजेंसी जो है डिफरेंट जो रूल्स एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस हैं और रूल्स रेगुलेशंस के अंदर जो एरियर्स आती हैं या जो पेनल्टीज़ वगैरह इन द फॉर्म ऑफ फीस या फाइन्स के जो पैसे आएंगे वो रिकवरेबल होंगे एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पे, वो उनको जमा किया जाएगा। नाउ कम टू सेक्शन नंबर 35 में एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज, इसके अंदर ये है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force। ठीक है, ये इसके अंदर है सेक्शन नंबर 35 में एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज। नाउ सेक्शन नंबर 36 पावर्स टू मेक रूल्स, इस एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न है सेक्शन 36 में कि जो कंसर्न्ड एजेंसी है या गवर्नमेंट है वो क्या बना सकती है, रूल्स बना सकती है इस एक्ट के अंदर रहते हुए। इसके प्रोविज़न, इसके अंदर ये प्रोविज़न है कि बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। जैसे जीबी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने डिफरेंट रूल्स बनाए हैं, ठीक है, उसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, जो क्रश प्लांट्स के हवाले से, तो सर्टेन पर्पसेस के लिए वो रूल्स बना सकती है बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट। ये प्रोविज़न है इस एक्ट के अंदर कि वो सर्टेन पर्पसेस के लिए रूल्स बना सकती है। इसी तरह सेक्शन नंबर 37 के अंदर भी ये प्रोविज़न है कि जो कंसर्न एजेंसी है या गवर्नमेंट है वो रेगुलेशंस भी बना सकती है। ये उनको पावर्स हासिल है, उनको इख्तियार हासिल है कि वो सर्टेन पर्पसेस के लिए, सिर्फ ये है कि इस एक्ट के साथ जो है कोई मुतसादिम ना हो, ऐसी कोई चीज़ ना हो उसके अंदर, तो वो जो रूल्स या रेगुलेशंस बनते हैं उस एक्ट के मुतसादिम ना हो, यानी कि उनमें कोई ऐसा तज़ाद ना हो। तो ये ख्याल रखा जाए, ख्याल रखते हुए जो है उसमें रेगुलेशंस भी फार्मूलेट कर सकता है। जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने रेगुलेशंस बनाए हैं, डिफरेंट रेगुलेशंस, कुछ फाइनल हुए हैं, पब्लिश हुए हैं और कुछ ड्राफ्ट हुए हैं, उसकी अप्रूवल होने वाली है। तो ये प्रोविज़न है इस एक्ट के सेक्शन नंबर 37 में कि फॉर द पर्पस, सर्टेन पर्पस के लिए वो रेगुलेशंस बना सकती है। लास्ट सेक्शन है गिलगित बल्तिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2014 का सेक्शन नंबर 38, रिपील, सेविंग एंड सक्सेशन। रिपील यानी कि जब ये गिलगित बल्तिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2014 इन एक्ट हुआ, उसके बाद जो पहले हम फॉलो कर रहे होते थे, जो पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 था, उस वो जो है इस एक्ट के बनने के बाद, इस एक्ट के इनएक्ट होने के बाद वो रिपील होगा, वो रिप्लेस होगा। पीपा 97 की जगह गिलगित बल्तिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2014, और जो पीपा 1997 जो अप्लाई हो रहा था उसकी एप्लीकेशन जीबी में हो रही थी, या जो दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशन थे जिसके मुताबिक जो ऑर्डर पास हुए थे, जो नोटिफिकेशंस या जो भी पेनल्टीज़ या जो भी रेट्स, फीस और चार्जेस जो भी हुए थे वो अब रिपील होंगी, वो कैंसिल होंगी। अब उसकी जगह में
गिलगित बल्तिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट उसको रिपील करेगा। उसके बाद पीपा 1997 नल एंड वाइड होगा और जो जीबी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2014 है वो नाफिजुल अमल होगा पूरे जीबी के अंदर। तो डियर व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो और सेक्शन 27 से लेके सेक्शन नंबर 38 तक जो कि लास्ट सेक्शन था गिलगित बल्तिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2014 में। टोटल इसके 38 सेक्शंस थे, उनको 3 मुख्तलिफ वीडियोज़ में मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया। उसके सेक्शंस एक वीडियो में पॉसिबल नहीं था। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन स्पेशली जो गिलगित बल्तिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2014 है उसके सेक्शंस के बारे में, उसके अंदर क्या प्रोविजंस हैं, उसके बारे में आपको बेहतर नॉलेज हासिल हुआ होगा। ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।